नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनकट 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, कभी मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि कभी भी पाकिस्तान के साथ में कोई भारत के मतभेद बने हैं तो तुर्की क्यों सामने आ जाता है, या ऐसा कभी मन में अगर विचार हुआ हो तो मैं सोचा कि थोड़ा सा तुर्की का पाकिस्तान से लगाव क्या है उसको समझा दिया जाए, समझ लिया जाए और विस्तार से उसके ऊपर चर्चा कर ली जाए। साथियों, जो पूरा खेला है ना, ये पूरा खेला है असली मुसलमानों का वारिस कौन है, इस्लाम धर्म का असली वारिस कौन है, इसको लेके पूरा खेला है। देखो बात समझो, टोटल वर्ल्ड के अंदर 50 देश हैं मुस्लिमों के। उन 50 देशों के अंदर अगर टोटल शिया मुस्लिमों की बात करें कि जो शिया मुस्लिम है वो है 10 देश। शिया मुस्लिमों का जो लीडर मानता है, ईरान मानता है अपने आप को। अगर शिया की बात करें तो शिया में ईरान है, इराक है, अजरबैजान है, बहरीन है। ये जो देश है ना, ये है शिया मुस्लिम देश। और ऑल ओवर 40 देश ऐसे हैं जो सुन्नी देश हैं। अब सुन्नी देश में एक तो है तुम्हारा सऊदी अरब, एक है मिस्र, एक है इंडोनेशिया, एक बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्की। ये जो देश है ना, ये हैं सुन्नी देश। तो अब इनमें जो सबसे मेन पॉइंट फंसता है ना, पेंच जो फंसा है जाके, वो ये है कि असली मुसलमानों का लीडर कौन, मतलब खलीफा कौन। जनरली खलीफा क्या होता है कि जो भी खलीफा होगा ना, वही सब मुस्लिम देशों पर फतवा जारी करेगा या वो लीडर माना जाएगा, ऐसे समझो। इसमें जो तुर्की का तर्क है, तुर्की कहता है कि जो ओटोमन एम्पायर था ना जिस समय पे, उसी काल से हम जो मतलब एक समय पे खलीफा हुआ करते थे, तो हम इस्लाम धर्म के असली वारिस हम हैं। तुर्की का जो तर्क है वो ये है। और तुर्की क्या चाहता है, कभी भी आपने देखा होगा भारत के मतभेद बढ़े पाकिस्तान के साथ तो पहली फुर्सत में तुर्की आ जाता है, बोले हाँ भाई बता, मैं तुम्हारी साथों में हथियार भेजूँगा, मैं करूँगा। क्योंकि तुर्की चाहता है कि भाई इस्लामिक देशों की जब वोटिंग होती है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट तुर्की को मिले। और तुर्की को मिलेंगे तो जो मतलब 50 देशों का जो लीडर जिसे मान लिया जाएगा वो तुर्की को मान लिया जाएगा। तो मतलब खलीफा जो होगा, जो 50 देशों पर राज करेगा, वो तुर्की होगा। तुर्की ऐसा मानता है। और जो सऊदी अरब है दूसरा, क्योंकि वो भी सुन्नी देश है, वो कहता है कि भाई जो कुरान है ना, जो कुरान पाक है मुस्लिम धर्म में, वो लिखी है अरबी भाषा में। और जो मतलब नबी थे जो आए थे वो भी यहीं के थे। और जो मक्का और मदीना है वो भी सऊदी अरब में है। और उस पर जो पूरा कंट्रोल है ना, वो भी सऊदी अरब का है। तो सऊदी अरब का कंट्रोल होने के चलते जो इस्लाम धर्म का असली वारिस है ना, वो है कौन, सऊदी अरब। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में चलने वाले जितने भी मदरसे हैं ना, उन मदरसों में 95% फंडिंग करता है कौन, सऊदी अरब। अब ज़्यादातर पैसा कौन देता है, सऊदी अरब पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भी सुन्नी देश है और सऊदी अरब भी सुन्नी देश है। अब बात करें 1975 की, 1975 में एक सऊदी अरब ने एक तुम्हारा आईडीबी करके एक दूसरे का विलय कर लिया था और उसको उसकी जो शाखाएं हैं ना, वो सभी देशों में खोल दी थी। अब सोचो कि यार ये आईडीबी कौन सी नई समस्या ने जन्म दे दिया, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। जो इस्लामिक देश है ना, जो पीछे है ना किसी कारण से, उनके डेवलपमेंट करने के लिए सऊदी अरब ने एक बैंक की शुरुआत की थी जिसका नाम था इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। उस समय तक 1975 के आसपास तक एक तरह से जो सऊदी अरब है ना, वही पूरे मुस्लिम देशों का लीडर हुआ करता था। आज अब तुर्की का जो अर्दगन है, अर्दगन भी कूद पड़े हैं। फिर 1980 में एक स्टेप और लेते हैं सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, अभी सलमान है, उनके जो वालिद थे, मतलब उनके जो पिता थे, एक डिसीजन और लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब से जो बुर्खा है, बुर्खा क्या है कि पहले कंपलसरी नहीं था कि आपको ऊपर कंपलसरी पहनना है, लेकिन उसने क्या कर दिया, फतवा जारी करके कंपलसरी कर दिया कि भाई सभी मुस्लिम बुर्खा पहनेंगी महिलाएं। तो इससे भी कहीं ना कहीं एक्चुअली पूरा खेला जो है ना, वो ये है कि भाई सबसे बड़ा लीडर कौन, मुस्लिम देशों का खलीफा कौन, मुद्दा है ये। इसी के लिए भिड़े हैं भाई। अगर आज पाकिस्तान पिटता हुआ देख लेता है ना कौन, तुर्की, तो ये बोलेंगे तुम तो खलीफा बने फिर रहे हो, वहाँ तुम्हारा मुस्लिम देश है वो मर रहा है, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे। और ये इतने आपस में शिया सुन्नी का मतभेद करते हैं, इतने भेदभाव करते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, थोड़ा सा आउट द वे हो जाएगा। अभी आपने देखा जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल का, इजराइल ने 4 देशों को पार करके
और जाके ईरान पे हमला कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो देश है ना, मुस्लिम देश, जैसा हमें तो बोल देते हैं कि हिंदू हैं, ये जाति में बटे, नहीं भाई, बटे ये भी हैं। मैं आपको बताता हूँ पूरा विस्तार से। जॉर्डन, इराक़ और तुम्हारा जॉर्डन, इराक़, सऊदी अरब, सीरिया, इन सब का जो एयर स्पेस है ना, उसे इस्तेमाल किया है इजराइल ने। किसे? ईरान को मारने के लिए। लेकिन इन देशों ने कुछ नहीं कहा। ये समझ रहे हो आप? अगर एक तरफ तो आप बोल रहे हम 50 देश हैं, अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना तो ईरान के थोड़ा तो आउट द वे हो जाएगा। ईरान शिया देश है और ईरान में 95% जो पॉपुलेशन है वो शिया है। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं। ईरान बनना चाहता है परमाणु संपन्न देश। अगर बात करें सुन्नी देशों की, तो सुन्नी देशों में पाकिस्तान के पास में परमाणु संपन्न है, मतलब परमाणु बम है। ऑल ओवर 57 कंट्री हैं मुसलमानों की, उन 57 देशों में केवल एक पाकिस्तान के पास ही परमाणु बम है, बाकी किसी के पास परमाणु बम है नहीं। इजराइल उसको क्यों मार रहा है? ईरान को, क्योंकि वो परमाणु बम बनाना चाह रहा है। अब ईरान की जो सीमाएँ लगती हैं ना, वो लगती हैं तुम्हारी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, तुर्की, आर्मेनिया, इराक़, इन देशों से उसकी सीमाएँ लगती हैं। किसकी? ईरान की। और ये देश अंदर ही अंदर खुश हैं उसको मार पड़ने से, क्योंकि जो उसकी न्यूक्लियर साइड है ना, जो तबाह हो रही है ना, अल्टीमेटली कौन चाहेगा कि भाई मेरा जो पड़ोसी है ना वो परमाणु संपन्न हो जाए। क्योंकि जब वो परमाणु बम बना लेगा ना ईरान, तो वो धमकाएगा इन्हीं को, धमकाने कोई वो भारत को नहीं आएगा या रूस को नहीं धमकाने आएगा कि एक काम करो, मैंने परमाणु बम बना लिया है, अब मैं रूस को धमका देता हूँ या भारत को धमकाऊँगा। नहीं, अल्टीमेटली जब कोई भी देश प्रभावशाली होता है या अपने अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो जाता है ना, तो सबसे पहले वो पड़ोसियों को दबाता है। पड़ोसी कौन है? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। तुर्की को तो नहीं कर पाएगा क्योंकि तुर्की क्या है कि नाटो का सदस्य है। आर्मेनिया और इराक़। इसीलिए आपने देखने के लिए मिला कि इजराइल ने इनका, जॉर्डन का, इराक़ का, सऊदी अरब का और सीरिया का, इनका सबका एयर स्पेस किया और विदाउट नोटम जारी किए। अब ये नोटम किस बला का नाम है साथियों? नोटिस टू एयरमैन। मतलब कभी भी अगर किसी देश के अंदर अगर युद्ध जैसे हालात बने हो ना, तो नोटम जारी होता है, नोटिस टू एयरमैन, ताकि जो सिविल फ्लाइटें हैं ना वो ना उड़ान भर सकें। लेकिन विदाउट नोटम जारी किए इन देशों को पता ही नहीं है, ऊपर से मिसाइल आके इजराइल पे गिर रही है, इजराइल की मिसाइल जाके इस पे गिर रही। ये मुद्दा थोड़ा सा अलग हो जाएगा आउट द वे। तो मुद्दे पे आते हैं कि इनका जो झगड़ा है ना, तुर्की का, वो झगड़ा है क्या? या तुर्की कहीं भी अगर पाकिस्तान का और भारत के कन्फ्लिक्ट हो या कोई कश्मीर वाला मुद्दा हो, तो तुर्की हमेशा समर्थन करने क्यों आता है? क्योंकि देखो, जो सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब ने ज़्यादातर जो फंडिंग के मतलब पैसे के बदौलत पाकिस्तान में जितने मदरसे हैं ना उनको फंडिंग करता है। लगभग 85 से 90% जो मदरसे हैं ना वो अब तुम्हारा सऊदी अरब के फंडिंग से चलते हैं। तुर्की क्या चाहता है कि भाई, तुर्की चाहता है कि ये हमें खलीफा माने। जब 50 देशों की जहाँ भी वोटिंग होगी तो उनमें खलीफा किसी एक को चुनना पड़ेगा। और खलीफा चुनने का मतलब है कि मुसलमानों का असली वारिस कौन है, मतलब इस्लाम धर्म का असली वारिस है कौन। जो तुर्की का जो अर्दगन है, जो वहाँ के लीडर हैं, उनका जो तर्क है वो ये है कि ओटोमन एम्पायर के समय से ही हम खलीफा रहे हैं, तो हम इस्लाम धर्म के असली वारिस हैं। सऊदी अरब का जो तर्क है, सऊदी अरब क्या कहता है कि भाई जो नबी थे वो नबी अरबी थे, और जो कुरान लिखी है वो अरब भाषा में लिखी है, और जो मक्का और मदीना है वो भी सऊदी अरब में, और जो मक्का और मदीना के ऊपर कंट्रोल है ना वो भी सऊदी अरब का है। तो इस्लाम धर्म के जो असली वारिस हैं वो हम हैं, सऊदी अरब। तुर्की मानता है हमें। तो कुल मिलाकर दोनों के दोनों में ये जंग छिड़ी है कि मुसलमानों का असली खलीफा कौन, असली लीडर कौन। इसीलिए कहीं भी अगर मुस्लिम देशों के ऊपर कोई बात आती है ना, तो तुर्की को आप साथ खड़ा पाते हो। मतलब तुर्की ही समर्थन कर देता खुल के, बिना विदाउट किसी ऑप्शन के। क्योंकि जब भी कभी को बात आएगी तो भाई ये भी तो पूछा जाएगा ना कि जिस समय पर इस देश के साथ में कोई मतभेद बढ़ रहे थे या युद्ध जैसे हालात थे, तो तुम अगर खलीफा हो तो तुमने क्या किया।
भाई खलीफा होने का मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम मतलब केवल बातों के बयानबाजी कर दी। और ज़्यादातर जो देश है ना वो है तुम्हारा सुन्नी देश है लगभग 40, और जो शिया देश हैं वो है लगभग 10। और शिया देश में भी कोई ऐसी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि आप सोचो कि कुछ है। ईरान है, इराक है, अजरबैजान है और तुम्हारा बहरीन है, ऐसे छोटे छोटे देश हैं। और जो सुन्नी देश है, सुन्नी देश काफ़ी संपन्न देश है। भाई संपन्न देशों में आप चाहे तो सऊदी अरब को देख लो, चाहे आप तुर्की को देख लो। बांग्लादेश ठीक ठाक अर्थव्यवस्था रखता है, पाकिस्तान तो खैर कंगला है, उसकी तो बात ही क्या करें, वो तो हाल कटोरा लेकर पहुंच जाता है। मतलब जो सुन्नी देश है वो अपने आप में संपन्न देश है, और जो शिया देश हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था या तो किसी न किसी टैरिफ के कारण या किसी न किसी परिस्थितियों के कारण अपने आप तक ख़त्म में गई हुई है। अब देखो सऊदी अरब लीडर क्यों बनता है, क्योंकि सऊदी अरब का अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट है ना वो अमेरिका में है, और अमेरिका ज़्यादातर लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं। मतलब जितने भी देश हैं ना ऑल ओवर पश्चिम के जो देश है ना, जो अमेरिका बोलते ही अमेरिका के पिछलग्गू देश माने जाते हैं। क्योंकि अमेरिका में जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या जो भी जितनी भी फंडिंग वाले वो है ना, उसमें कहीं ना कहीं उनका जो अध्यक्ष होता है ना वो अमेरिका है, या तो फिर उनके जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में। तो सभी को काम पड़ता है अमेरिका से, और अमेरिका दुनिया का दरोगा माना जाता है। दुनिया का दरोगा मतलब कहीं भी अगर झगड़ा होता है ना तो इसको अमेरिका को एक ना एक पक्ष पाओगे आप। थोड़ा सा उल्टा वे हो जाएगा। अभी अमेरिका ने पहले बोल दिया था इजराइल के साथ में हम हैं नहीं, और जब ईरान ने हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया, तो फिर बोल दिया कि अगर आपने दोबारा इजराइल के ऊपर हमला किया तो ये ध्यान रखना आप अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा आउट द वे हो जाएगा। तो आते अपने मुद्दे पे आते हैं। होता क्या है कि जो अमेरिका के पिछलग्गू देश हैं ना, जितने भी पश्चिम में यूरोप में जो देश हैं वो अमेरिका के कहने पर चलते हैं। और अमेरिका किसको लीडर मानता है? अमेरिका सऊदी अरब को लीडर मानता है। तो इसीलिए ऑल ओवर जो सुन्नी देश है, उन सुन्नी देशों का जो लीडर है ना वो सऊदी अरब, ऐसा मानते हैं। लेकिन तुर्की इस बात को अपना मनाना चाहता है कि भाई मैं सबका खलीफा हूँ, मुझे मानो आप, मैं लीडर हूँ, सब मुसलमान देशों का मैं लीडर हूँ, मुझे मानो। क्यों? देखो आपने 2018 में देखा होगा, एक पत्रकार था, वो पत्रकार की मौत हो गई थी सऊदी अरब में। तो उस बात को लेकर के अर्दगन ने अपनी जो संसद है उसमें काफ़ी हल्ला गुल्ला किया था। अर्दगन मतलब जो अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की की जो न्यूज़ एजेंसी है ना, या अगर इंटरनेशनली रैंकिंग की बात करें तो वो 149 पे आती है। उनकी विश्वसनीयता का यहीं से पता चल जाता है। मतलब ऑल ओवर की जो ग्लोबल के अंदर एजेंसी होती हैं उनमें ये नंबर डिफ़ाइन करता है, रैंकिंग डिफ़ाइन करती है कि आप जो खबर दे रहे हो ना वो खबर कितनी विश्वसनीय है। तो जो तुर्की का अखबार है ना, या तुर्की का जो न्यूज़ रैंकिंग है ना, वो आती है 149 पे। तो वो उसके लिए तो जाहिर सी बात है, उसके लिए नहीं मर रहे वो मर रहे केवल इसलिए कि ताकि सऊदी अरब के ऊपर लांछन लगाया जा सके। कभी भी चाहे बांग्लादेश के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, चाहे तुम्हारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, चाहे इंडोनेशिया से, तो भारत का मतभेद नहीं बढ़ते, तो आप देखोगे कि तुर्की को सामने पाओगे। क्योंकि कई बार इस बात को लेकर सऊदी अरब ने भी समझौता करा चुके हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं वैसा है। क्योंकि सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान है, इनके वालिद इनसे जो बड़े थे, वो भी मामले को क्या कहते थोड़ा सा वेस्टर्न की तरफ से डाइवर्ट करके या अमेरिका के दबाव में आके या जैसे भी मामले को सुलटाने की कोशिश करते हैं, वो तुर्की उलझाने की कोशिश करता है। क्योंकि तुर्की को मालूम है कि भाई मैं नाटो का सदस्य हूँ, तो मेरे ऊपर तो कोई हमला नहीं करेगा, मेरे ऊपर हमला करेगा मतलब मैं 30 देशों के ऊपर हमला करेगा। तो तुर्की इसलिए टर करता रहता। हालांकि तुर्की के अपने भी बहुत से मामले उलझे हुए हैं। अगर मतलब तुर्की भारत के कश्मीर मुद्दे पे कुछ बोलता है तो ऐसा नहीं है कि तुर्की का कहीं कोई मामला नहीं उलझा हुआ है। तुर्की को भी भारत उलझा सकता है, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो शायद उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि तुर्की हमेशा क्यों कूद पड़ता है किसी भी युद्ध में, या तुर्की ही सामने क्यों आता है। क्योंकि जो 50 देश है ना, जिसमें 40 देश सुन्नी के हैं और 10 देश शियाओं के। शियाओं में जो ईरान है, इराक है, अजरबैजान है और बहरीन है, वो छोटे छोटे से देश हैं। और जो सुन्नी देश है, सुन्नी काफ़ी संपन्न देश है, उसमें तो सऊदी अरब है, UAE है, पाकिस्तान और तुम्हारा तुर्की जैसे देश आते हैं। इनमें सब में दोनों में मतभेद ये रहता है कि भाई पूरे मुसलमान देशों का खलीफा कौन है। खलीफा बनने के चक्कर में ये तुर्की बोलता है कि भाई मुझे तुम खलीफा मानो, मैं खलीफा हूँ, मैं पूरे 50 देशों का संरक्षण करूँगा, तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो मैं बैठा हूँ। और जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब पैसे के बदौलत मान लो, क्योंकि उसके पास में तेल के कुएँ हैं, वो
पैसे के बदौलत अपने तरफ कर लेता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो तुर्की को अभी खलीफा मानते नहीं हैं, खलीफा मानते हो सऊदी अरब को, चाहे पैसे के बदौलत समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझ गए हो कि ज़्यादातर लोग तुर्की ही क्यों सामने आता है खुल कर कि मैं तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में, मुझे मानो मैं, वो इसलिए आता है कि वो खलीफा बनना चाहता है। असली मुसलमानों का वारिस कौन है, इस्लाम धर्म का असली वारिस कौन है? सऊदी अरब बोलता हम असली वारिस हैं और तुर्की बोलता हम असली वारिस हैं। लेकिन वो 50 देशों की वोटिंग होती है, उस वोटिंग में जितनी वोटिंग जिसकी तरफ ज़्यादा रहे वो ही खलीफा मान लिया जाता है। तो मुद्दा केवल खलीफा बनने का है और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि जो खलीफा है सब लोग उसी की बात मानेंगे, वही फतवा जारी करेगा, इस्लाम देशों को वो उन्हीं पर लागू होगा और सबके सब, और कुछ वाली बात नहीं। अर्धगन बिना वही बात करते हैं, अर्धगन कुल मिलाकर कहीं कुछ नहीं है। जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब था और सऊदी अरब ही अभी तक स्थिति में तो बना हुआ है, चाहे वो पैसे के दम पर मान लो चाहे कैसे मान लो। पर तुर्की चाहता है कहीं भी कोई मौका आता है तो तुर्की चूकता नहीं है बोलने से। तुर्की हमेशा कोई ना कोई मुद्दे को उलझाना चाहता है सऊदी अरब, ताकि मैं मुस्लिम देशों का लीडर हूँ। या अगर सऊदी अरब किसी को फंडिंग में कोई प्रॉब्लम कर दे या कोई अगर परेशानी में रहे तो वो बोल देता देखो मैं हूँ तो मैं ऐसा कर दूँ। वो सब इस तरह की समस्याएं हैं और कुछ नहीं। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक ओपन करके अकाउंट खुला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।